मुझे आज भी याद है कि मैं 10th क्लास में था और मेरे से 1 साल छोटा था नितिन, जो कि 9th क्लास में था। हम दोनों पढ़ने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, कैसे ना कैसे पढ़ लेते थे। फाइनेंशियल सिचुएशन हमारे घर की बहुत जो थी ख़राब थी दोनों की ही। तो हमने ये डिसीजन लिया था कि हम कहीं पर काम करेंगे। दोनों मुंबई की एक चौल में रहा करते थे और चौल के बैक साइड में बहुत सारे पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खौफनाक हुआ करते थे। इनके चौल के बारे में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पहले ही हाईलाइटेड थी, लेकिन प्रदीप ने बताया कि अक्षय भाई ये पूरा रियल इंसिडेंट मेरे सामने हुआ। नई नई सिम कंपनीज आई थी, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा नाम सिम कंपनीज ने जो अपना बना लिया था। तो इन्हें नौकरी मिली उन सिम कंपनीज के जगह जगह जाके पोस्टर लगाने के लिए। ये जाते थे, दोनों अलग अलग जगह पे पोस्टर लगा के आते थे। इन्हें पैसे मिलते थे और ये पैसे अपने घर में दिया करते थे। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई हमारे घर के जस्ट बैक साइड में एक बहुत बड़ा पार्क था, वहाँ पर भी बरगद के पेड़ थे और पीपल के पेड़ थे। हम क्या करते थे, वहाँ पे जाके सब दोस्त एंजॉय किया करते थे। किसी दिन हम स्कूल से वापस आया करते थे और हम जब जॉब पर नहीं जाते थे, वो जो पोस्टर चिपकाने वाला काम होता था, या फिर वो लोग मना कर देते थे कि आज पोस्टर चिपकाने का काम नहीं है, तो हम क्या करते थे, वहाँ पर पेड़ पे जाके खेला करते थे, पेड़ पे चढ़ा करते थे। और उसी पेड़ के बैक साइड में एक जगह थी जहाँ पर लाशों का पोस्टमार्टम होता था। सब लड़के डरते थे, ऊपर बैठ के पेड़ पे देखा करते थे, उनके सामने बॉडीज कटा करती थी और वहाँ पर डॉक्टर काम किया करते थे। कोई हिस्सा था वो हॉस्पिटल का जहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ करता था। फिर प्रदीप ने इस पूरे रियल इंसिडेंट में एक चीज हाईलाइट की कि भाई ऐसा बहुत कॉमन होता था कि हम पोस्टर चिपका के आए हैं और जो घर के ओनर होते थे, बिल्डिंग के ओनर होते थे, आसपास के जो लड़के होते थे, वो उन पोस्टर्स को उखाड़ के फेंक देते थे। तो हमारे जो सुपरवाइजर्स होते थे वो कभी कभार बहुत गुस्सा हो जाते थे और ये सबसे ज्यादा हुआ करता था नितिन के साथ। हमें काम करते करते 1 साल बीत गया, तो इन्होंने क्या करा, अपनी 10th के पेपर दिए और ये बाउंड्री वाले नंबर से पास हो गए। नितिन जो था वो 9th में था और वो फेल हो गया था। तो इन्होंने क्या करा, उस काम को प्रदीप ने ड्रॉप कर दिया, लेकिन नितिन जो थे अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने के लिए उस काम को कंटिन्यू करते हैं। नितिन के घर में उनकी मम्मी, उनके पापा और एक छोटे भाई। नितिन जो थे वो जाया करते थे, पोस्टर लगाया करते थे और उनके सुपरवाइजर को वो आके बताते थे कि मैंने इस जगह पर आज पोस्टर लगाए हैं। फिर जब उनके सुपरवाइजर जाते थे तो वो देखते थे कि वहाँ के पोस्टर फटे पड़े हैं या फिर वहाँ पे पोस्टर है ही नहीं, तो उनके जो सुपरवाइजर थे काफी गुस्सा हुआ करते थे। और ये चीज भी प्रदीप को बार बार पता चल जाती थी, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं काम करने वाले, उन तक खबर आ जाती है। तो सुपरवाइजर ने कहीं ना कहीं प्रदीप से डिस्कस किया होगा कि प्रदीप यार इसे समझाओ नितिन को कि ये ऐसी हरकतें ना करे। ये बोल देता है कि पोस्टर लगा दिए हैं और वहाँ पे जाके जब देखा जाता है तो वहाँ पर पोस्टर नहीं होते। प्रदीप ने इस बारे में नितिन से कई बार बात की थी कि भाई ऐसा क्यों करते हो, लेकिन नितिन ने इस चीज़ का आश्वासन दिया प्रदीप को कि भाई मैं जाके पोस्टर लगाता हूँ और लोग फाड़ के फेंक देते हैं। वक्त बीतता गया और जो नितिन था वो मेहनत करता गया। प्रदीप अपने 11वीं क्लास के लिए स्कूल में जाते थे और आके पढ़ाई किया करते थे, अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। नितिन को ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगती थी कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, सुपरवाइजर आते हैं और वो नितिन से बहुत ज़्यादा अपसेट थे। वो एक दिन नितिन को बोलते हैं कि हम जहाँ जहाँ तुमने पोस्टर लगाया आज वहाँ देख के आएंगे कि तुमने पोस्टर लगाया है या नहीं लगाया। ये लोग निकलते हैं एक बाइक पे, जहाँ सुपरवाइजर बाइक चला रहे थे और नितिन पीछे बैठे थे। तभी अचानक से इनका एक्सीडेंट होता है। कैसे टायर स्लिप हुआ, कैसे क्या हुआ समझ नहीं आया और सुपरवाइजर सीधा एक ट्रक के नीचे आ गए। वहाँ पर जो खून की पिचकारी निकली वो सीधा नितिन के कपड़ों पे जाके लगी। नितिन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। नितिन घर वापस आते हैं और अपने घर वापस आके उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसे जो है मेरे सुपरवाइज़र मेरे सामने ख़त्म हो गए। उनके पेरेंट्स ने पहले तो नितिन से बात की, फिर नितिन जिद करना शुरू करते हैं कि मेरे सुपरवाइज़र थे तो मेरे को शमशान में जाना पड़ेगा, उनको अग्नि देनी पड़ेगी, लास्ट राइट्स में मेरे को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मेरे को सदस्य बनना पड़ेगा वहाँ पर। पेरेंट्स ने इस बात को समझा, वो शमशान गए और वहाँ पर प्रदीप भी आ रखे थे। तो वहाँ पर कुछ लोग ऑब्जर्व करते हैं कि नितिन कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं और फिर नितिन आते हैं प्रदीप के पास और प्रदीप को बोलते हैं कि भाई तेरे को पता है सुपरवाइज़र देख ये खड़े हुए, तो वो बॉडी किसकी जलने लग रही है। अब प्रदीप ने ये चीज़ सुनी, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और ये बात जो थी ये शमशान में आग की तरह फैलती चली गई कि नितिन बार बार कह रहे हैं कि सुपरवाइज़र मेरे को दिख रहे हैं, सुपरवाइज़र मेरे को दिख रहे हैं। गंगा जल छिड़का गया नितिन के ऊपर, सारे लास्ट राइट्स परफॉर्म करे गए और फिर उसके बाद नितिन को वहाँ से घर लेके आ गए। नितिन को बार बार ऐसा महसूस होता था कि जब भी वो सोने के लिए लेटते हैं तो उन्हें सुपरवाइज़र उनके दिखने लग रहे हैं। वो बार बार अपने घर पे बताया करते थे कि मेरे जो सुपरवाइज़र हैं वो मुझे लेने आते हैं
वो मुझे दिखते हैं, मुझसे बात करते हैं। इनके घर वालों को लगा यार कोई तो इसके साथ साइकोलॉजिकल दिक्कत है, दिमागी रूप से कुछ परेशान ये लड़का चल रहा है, लेकिन फिर भी घर वालों ने ज्यादा सोचा नहीं। एक दिन नितिन अपने काम को छोड़कर बरगद वाले पेड़ के पास बैठे हुए थे और वहां पर प्रदीप आते हैं। प्रदीप इनसे पूछते हैं भाई क्या हुआ। तो नितिन जैसे पता नहीं किसी से हवा में बात कर रहे थे और प्रदीप इस चीज को सुनते हैं, देखते हैं कि भाई अचानक से हुआ क्या है। तो नितिन बस यूँ देखते हैं कि देखो वो रे सुपरवाइजर, वो इस तरीके से बोलते हैं प्रदीप को और पीछे से प्रदीप को उनके सुपरवाइजर की आवाज आती है। पहली बार ऐसा हुआ था जब प्रदीप के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। नितिन बड़ी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, जैसे वो बार बार सुपरवाइजर से बोल रहे कि नहीं नहीं मुझे मत लेके जाओ, नहीं नहीं मेरा परिवार है। प्रदीप बहुत बुरी तरीके से डर गए थे, बहुत बुरी तरीके से। प्रदीप भागते हैं सीधा नितिन के घर के पास। उनकी मम्मी को बोलते कि नितिन को पता नहीं क्या हो गया आंटी, एक बार आप चलो और देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नितिन के साथ कोई दिक्कत है। तभी पीछे से कोई एक छोटा बच्चा भाग के आता है और वो नितिन की मम्मी को बोलता है कि आंटी आंटी नितिन भैया ऊपर बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऊपर झाड़ में, मतलब पेड़ के ऊपर डंडियों में, एक बार देख लो कहीं वो गिर ना जाए। जो नितिन की मम्मी थी वो बहुत बुरी तरीके से डर गई। उन्होंने सीधा अपनी छत पे भागना शुरू करा क्योंकि इनके छत के ऊपर से लगभग सारे बरगद और पीपल के पेड़ दिखते थे। वहां पर जो नितिन की मम्मी थी उन्होंने देखा नितिन सबसे पतली डंडी के ऊपर बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा था जैसे उनको किसी चीज ने पोजेस कर लिया है और वहां पर बैठ के वो पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। इनको डर था कि डंडी किसी भी टाइम टूट सकती है। नितिन की मम्मी नीचे आती है, तब तक प्रदीप वहां पे जाता है और प्रदीप चिल्लाने की कोशिश करता है कि नितिन नीचे आ जा, मेरे भाई गिर जाएगा, जितनी जल्दी हो सकता है नितिन नीचे आ जा, मेरे भाई सुन रहा है तू। वहां पर जो नितिन थे उनकी आंखें चढ़ी हुई थी, नितिन ने कुछ भी नहीं सुना। फिर इसके बाद लोगों ने खूब कोशिश करी बोलने की, वहां पर चिल्लाने की कि नितिन कैसे भी नीचे आ जाए, लेकिन नितिन एक ही जगह पर बैठ के नहीं नहीं मैं जाऊंगा, नहीं नहीं मुझे आप ले जा सकते, ऐसे कैसे ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। वहां पर नितिन की मम्मी आती है और जैसे नितिन की मम्मी ने चिल्लाना शुरू करा कि बेटा बेटा नीचे गिर जाएगा, जितनी जल्दी हो सके नीचे आ जा, तभी अचानक से नितिन के होश आते हैं। नितिन ने वहां पर डंडियों को पकड़ा और धीरे धीरे करके नितिन नीचे आ गए। अब क्या हुआ, जब नितिन की मम्मी उन्हें लेके चलेगी घर में तो उन्हें बंद कर दिया गया। लेकिन रोज शाम को जैसे ही अंधेरा आता था नितिन अपने घर में चिल्लाना शुरू कर देते थे कि सुपरवाइजर आ गए, मुझे लेने के लिए, मुझे जाने दो मम्मी, मम्मी मुझे जाने दो वरना ये सब घर वालों को बहुत मारेंगे। और नितिन की मम्मी के लिए नितिन बहुत जरूरी थे। माना कि छोटे भाई भी थे उनके, लेकिन हमेशा उनके दिमाग में ये चलता था कि नहीं मेरा लाडला बेटा है, सबसे पहला बेटा है, मैं कुछ नहीं होने दूंगी इसके साथ। नितिन को पता था कि प्रदीप के जो नाना जी हैं और जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर माता आती है, वो लोग पुजारी है बहुत बड़े। तो नितिन बार बार प्रदीप से और अपनी खुद की मम्मी से इस चीज की जिद करते थे कि मैं प्रदीप के नाना से मिलना चाहता हूँ, वो पक्का मेरा इलाज कर देंगे। लेकिन जो प्रदीप है उन्होंने बताया कि अक्षय भाई नवरात्रि का टाइम था, नवरात्रि के दिनों में मेरे घर में जितने भी पूजनीय लोग हैं वो सारे के सारे गांव जाते हैं, वहां पर पूजा होती है पूरे नवरात्रों में। तो मेरे घर में जितने भी लोग थे जो इस चीज का उतारा करते हैं, जो देख पाते हैं, वहां पर कोई भी नहीं था। और नितिन अपने घर में से चिल्लाता था प्रदीप प्रदीप हो सके तो अपने नाना को बुला ले भाई, वो मुझे बचा लेंगे, ये सुपरवाइजर मुझे लेके चला जाएगा भाई प्लीज। प्रदीप भी एक एक दिन गिनने लग रहे थे क्योंकि नवरात्रि खत्म होने के बाद जो है नाना जी और बाकी लोग आने वाले थे। नवरात्रि का आखिरी दिन आ गया था। सबको पता था कि ये 1-2 दिन में अब प्रदीप के नाना जी आ सकते हैं, लेकिन ये जो आखिरी दिन था ये नितिन के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ा। नितिन के पापा ने ड्रिंक कर रखी थी, छोटे भाई नितिन की मम्मी एक साथ घर में थे। इनके कमरे के बाहर एक खिड़की थी जिस खिड़की को बंद करा हुआ था और कोशिश नितिन की मम्मी यही करती थी कि नितिन को बाहर ना जाने थे। नितिन को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। वो खिड़की अचानक से बूम करके एकदम से खुलती है और वहां से आवाज आई सुपरवाइजर की कि चल नितिन तेरे चलने का वक्त आ गया। ये आवाज नितिन की मम्मी ने भी सुनी, नितिन ने भी सुनी, उनके पापा और उनके भाई तक ये आवाज नहीं गई। इनकी मम्मी ने क्या करा, उस खिड़की को बंद कर दिया और इनकी मम्मी मंदिर की तरफ भागती है। तभी अचानक से खिड़की फिर दोबारा खुलती है बूम करके और फिर दोबारा नितिन तेरे चलने का वक्त आ गया, तो और इस दुनिया में रह नहीं पाएगा, चल मेरे साथ चल। नितिन जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है कि मम्मी मम्मी वो आ गया, वो मुझे लेके जाएगा, मम्मी अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। नितिन की मम्मी ने कैसे न कैसे हनुमान चालीसा पढ़ के दरवाजे को बंद करके कुंडिया लगा के लॉक करके नितिन को अंदर बैठा लिया। और फिर नितिन के पापा, उनके भाई, मम्मी सब सो रहे थे। सुबह 4:30 बजे अचानक से नितिन को ब्लड वॉमिटिंग होनी शुरू होती है, खून की उल्टियाँ पड़नी शुरू होती है। नितिन को जितनी जल्दी हो सके पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पर नितिन को एडमिट कर दिया जाता है। नितिन वहाँ जाते ही बेहोश हो गए थे। 1 रात बीती, 2 रात बीती, 3 रात बीती, सब कुछ शांत सा हो गया था। 3 दिन बाद
नितिन अपनी मम्मी के सपने में आए और नितिन बोलते कि मम्मी, सुपरवाइजर मुझे ले गया अपने साथ मम्मी, मुझे कोई नहीं बचा पाया मम्मी। इनकी मम्मी बुरी तरीके से डरी, सपने से उठी और इधर उधर देखना शुरू करते कि नितिन कहाँ है। नितिन हॉस्पिटल में थे। इनकी मम्मी घर आई थी किसी काम से और उनकी कब आंख लग गई उन्हें पता नहीं चला। सुबह जैसे नितिन की मम्मी हॉस्पिटल पहुंचती है, पूछना शुरू करती है मेरा बेटा कैसा है, क्या मेरा बेटा सही सलामत है। डॉक्टर्स बताते हैं हाँ ठीक है, बट उसकी थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, उसे वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया गया। 3 से 4 दिन नितिन को ऑब्जर्वेशन में रखा गया वेंटिलेटर पे और फिर अप्रोक्सीमेटली 6-7 दिन हो गए थे जब नितिन की मम्मी के रोज सपने में नितिन आता था और बोलता था मम्मी मैं जा चुका मम्मी, सुपरवाइजर मुझे ले गया है। इनकी मम्मी 7वें 8वें दिन जब हॉस्पिटल में गई और इनकी मम्मी ने बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरे नितिन से बात करनी है, तो उन हॉस्पिटल वालों ने बोला कि रुको सबसे पहले हम इंजेक्शन लगा दें, बहुत ज़रूरी है इंजेक्शन लगाना। जब डॉक्टर्स ने नर्व्स देखने की कोशिश की तो पता चला नितिन की बॉडी में एक भी नर्व उन्हें नहीं मिली। उसी टाइम नितिन को वहां पर मरा घोषित कर दिया गया हॉस्पिटल में। और फिर पता चला वो जो हॉस्पिटल वाले थे वो वेंटिलेटर पर लेटाकर नितिन का बिल बना रहे थे। ये पूरा परिवार बुरी तरीके से टूट गया और यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि वक्त से सही लोग नहीं मिल पाए, इसलिए एक बच्चे ने अपनी जिंदगी खो दी। प्रदीप ने बताया कि अक्षय भाई 2011 में इंसिडेंट हुआ था, 2026 चल रहा है, आज भी जो नितिन की मम्मी है वो बिलक बिलक के रोती है सबके सामने जब नितिन की बातचीत उनके सामने होती है। लेकिन अब नितिन का कुछ भी अता पता नहीं है और नितिन उस दिन के बाद कभी भी अपनी मम्मी के सपने में नहीं आया। उनके जो सुपरवाइजर थे मरने के बाद नितिन को अपने साथ लेके चले गए और रीज़न क्या था, हमेशा जो